हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन एक और कोशिका संबंधी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे और उसका नाम है कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग वाला जो पॉइंट है, बहुत सारे कोशिकांग को अपन इसमें पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, और इसमें से कई प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अपन देखेंगे हर एक वीडियो में। जिस कोशिकाओं को जहां पर अपन पढ़ेंगे वहां पर उससे संबंधित पहले पढ़ेंगे जो कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अपन उन प्रत्येक कोशिकांग के अंदर देखेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं या इनके आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो कोशिका अंग क्या होते हैं इनके बारे में अपन डिटेल से आज देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करो। ठीक है, तो कोशिका अंगों के बारे में अपन पढ़ते हैं। कोशिका अंग क्या होता है, जैसे इसको देखो, अपन एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि हमारा शरीर है। अब हमारे शरीर में बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो होती है जिनको अपन बोलते हैं जैविक क्रियाएं। क्या कहेंगे? जैविक क्रियाएं। और इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? तंत्र। क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। और तंत्रों का निर्माण किससे होता है? अंगों से होता है। किससे होता है? अंगों से होता है। आगे बात समझ में। अंग किससे बने होते हैं? ऊतकों से बने होते हैं। और ऊतक किससे बने होते हैं? ऊतक बने होते हैं कोशिकाओं से। ऊतक किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा जो शरीर का संगठन है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी ये जैविक क्रियाएं होती है, इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के जो तंत्र है, ठीक है, अंगों से मिलकर बना होता है। अंग ऊतकों से, प्रत्येक अंग ऊतकों से, और प्रत्येक ऊतक है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जैसे जैविक क्रियाओं की अपन बात करें, जैसे मान लिया कि श्वसन है, श्वसन एक जैविक क्रिया है, श्वसन है। इसके अलावा बात करें पाचन है, ठीक है, उत्सर्जन है, ठीक है, इत्यादि और भी बहुत सारी जैविक क्रियाएं अपने को पता है। ठीक है, तो इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है? तंत्र पाए जाते हैं। जैसे श्वसन है, तो श्वसन का कार्य करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाया जाएगा? हमारे शरीर में पाया जाएगा श्वसन तंत्र। क्या पाया जाएगा? श्वसन तंत्र पाया जाएगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में पाचन का कार्य करने के लिए क्या पाया जाएगा? पाचन तंत्र। ठीक है, क्या पाया जाएगा? पाचन तंत्र पाया जाएगा। इसी प्रकार उत्सर्जन का कार्य करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाया जाएगा? उत्सर्जन तंत्र है वो पाया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के तंत्रों के माध्यम से हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती है। ठीक है, अब अपन बात करें, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारे शरीर की मुख्य जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो कौन होती है? कोशिका होती है। अपनी यह क्रियात्मक इकाई से संबंधित चर्चा करते हैं। क्रियात्मक इकाई कौन हुई हमारे शरीर की? वो हुई अपने कोशिका। कौन हो गई? वो हो गई अपने कोशिका। तो कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब सारी की सारी जो क्रियाएं होती है वो कोशिका के लेवल पर भी होती है। हम श्वसन तभी कर पाएंगे जब कोशिका में श्वसन होगा। हम पाचन तभी कर पाएंगे जब कोशिका में पाचन होगा। उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मेन क्रियात्मक इकाई जो होती है हमारे शरीर की वो कोशिका ही होती है। सारी जैविक क्रिया जीवधर्मी वाले वीडियो के अंदर भी मैंने इसके बारे में बताया है ना। तो हम जितनी भी जैविक क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं कोशिका का ही परिणाम है, क्योंकि वो क्रियाएं कोशिका में होती है। कोशिका के परिणाम स्वरूप ही वो क्रियाएं होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब अपन बात करें आगे। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे श्वसन के लिए जैविक क्रियाओं को करने के लिए क्या पाए जाएंगे? तंत्र पाए जाएंगे, या मान लिया कि अंग पाए जाएंगे। ठीक है, और अंग है वो किससे बने होंगे? फिर आगे ऊतकों से बने होंगे। ठीक ऐसे ही कोशिका में विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या पाए जाएंगे? कोशिका अंग है वो पाए जाएंगे।
भाई अपने पाचन तंत्र है वो पाचन का काम करेगा, ऐसे कोशिका में भी तो कोई अंग होना चाहिए जो पाचन का काम करेगा। हम शोषण करते हैं, हमारे लिए शोषण तंत्र पाया जाता है, ऐसे कोशिकाओं में भी कोई ना कोई ऐसा अंग होना चाहिए जो किसका कार्य कर सके, शोषण का कार्य कर सके। इसी प्रकार हम उत्सर्जन करते हैं तो कोशिका में भी कोई ना कोई ऐसा अंग होना चाहिए जो उत्सर्जन का कार्य करता हो, ठीक है, क्योंकि जैविक क्रियाएं किसमें होती है, जीवद्रव्य में होती है, और यह कोशिका अंग कोशिका में जो उपस्थित जीवद्रव्य है उसी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कोशिका अंग है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, शोषण का कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं, ठीक है, भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, परिसंचरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परिसंचरण पाया जाता है। परिसंचरण में क्या होता है, परिसंचरण में रक्त का परिसंचरण होता है। शोषण, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सब जब मानव कार्य की संबंधी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इकाई स्टार्ट करेंगे मानव कार्य की संबंधी, तो उसके अंदर अपन एक एक को पढ़ेंगे। शोषण क्या होता है, पाचन क्या होता है, जनन क्या होता है, ठीक है। तो जनरल साइंस संबंधी सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा नित्य नए रोज एक वीडियो के साथ में, ठीक है। जनरल साइंस के 3 वीडियो रोज अपलोड कर रहा हूं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और फिजिक्स के। तो हर प्रकार के जो वीडियो है उसको आपको मिस किसी भी हालत में नहीं करना है। जनरल साइंस की इस प्रकार की तैयारी करवाऊंगा आपको कि आज तक आपने इस प्रकार की तैयारी कभी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं की होगी और नहीं करोगे। इस चीज की मैं दावे के साथ, ठोक के साथ कहता हूं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, जनरल साइंस की आपको ऐसी तैयारी कभी नहीं होगी। अभी शुरुआत है, आगे देखते जाओ क्या क्या होता है, ठीक है। तो अपन बात करें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगों की, तो हमारे शरीर में जैसे परिसंचरण के लिए परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, शोषण के लिए शोषण तंत्र पाया जाएगा, ठीक है, पाचन के लिए पाचन तंत्र होगा, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र होगा। ठीक ऐसे ही हमारी कोशिकाओं में भी विभिन्न प्रकार के कार्यों को या जैविक कार्य बोल दो या जैविक क्रियाएं बोल दो या उपापचय क्रियाएं बोल दो। क्या बोल दो इनको, उपापचय क्रियाएं बोल दो। तो विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं है ना, उपापचय क्रियाएं करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग है वो पाए जाते हैं जीवद्रव्य के अंदर। उपापचय प्रक्रियाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है भाई, उपचय और अपचयन। कभी आएगा तो अपन डिटेल से देखेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो कोशिका अंगों को पढ़ने का है। तो कोशिका अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन कोशिका अंगों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। मोस्टली देखें तो इन पर पाई जाने वाली जो झिल्ली है, आवरण, इन कोशिका अंगों के ऊपर आवरण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगों को पढ़ने से पहले अपन इनके वर्गीकरण को समझेंगे, है ना। इनका जो सिस्टमैटिक्स है उस सिस्टमैटिक्स को अपन समझेंगे ताकि अपने को कार्यों को याद करने में सरलता होती है, ठीक है। साथ ही साथ कई बार इसके सिस्टमैटिक्स से भी कई बार क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताऊं जिसको कई बार पूछा जाता है ना, जैसे वो क्वेश्चन है, इधर देखो, उस क्वेश्चन को कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने पहले ही कहा कंपटीशन एग्जाम में जिसमें जनरल साइंस को शामिल किया गया है उसमें डीपली साइंस कभी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। 2-3%, ठीक है भाई, 10% में से 1 या 2% या 20% में से 1 या 2% आ जाता तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। आप 2% के लिए पूरी डीपली साइंस थोड़ी पढ़ोगे, है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इतना है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने को जनरल साइंस में क्या आता है, ऊपर की चीजें ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ लेता है और वहां अपन सत्य असत्य क्रम, तो अपन वहां कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है कि पेपर आया हार्ड। जबकि एक्चुअल में उन्हीं प्रश्नों को आके किताब में देखते हैं तो वास्तव में लगता है कि प्रश्न तो ऊपर से ही आया है ना, प्रश्न को तो केवल घुमा दिया गया है, घुमाने की वजह से अपना दिमाग घूम जाता है वहां पे, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, अपन जो भी पढ़ेंगे उसको सही तरीके से अपने को पढ़ना है। तो एक सवाल आता है कई बार कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के नाम बताओ। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त। अब ये सवाल आ गया, ये क्वेश्चन आ गया कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का नाम बताओ। ऑप्शन में मान लिया आ गया आपके, जैसे कि एक ऑप्शन में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और एक ऑप्शन में आ गया आपके जैसे क्लोरोप्लास्ट या जिसको अपन कहते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, और एक ऑप्शन में आ गया मान लिया, चलो मैं एबेसदी लिख देता हूं या अच्छा रहेगा,
एक ऑप्शन में आ गया उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों, और एक ऑप्शन में मान लिया आ गया आपके गाल्जी काय। क्या आ गया? गाल्जी काय। तो ये आ गए। अब इनमें से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से? ठीक है, तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ अपन यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, बड़ी संतुष्ट तरीके से एग्जाम के दृष्टिकोण से बिना फालतू की चीजों को ना पढ़ते हुए अपने समय को सही उपयोग में करते हुए सही दिशा में चलते हुए अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को और वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। तो कौन कौन से कोशिकांग है, इनका क्लासिफिकेशन या इनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, तो पहले अपन इस वर्गीकरण को समझेंगे, उसके बाद में, क्योंकि वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आता है जैसा कि मैंने अभी यहां आपको बताया है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं वर्गीकरण और फिर पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में अपन कोशिकांग। सारे कोशिकांग इस वीडियो में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में अपन पढ़ भी नहीं पाएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग कोशिकांगों के लिए अपन हर रोज पढ़ेंगे, एक दो कोशिकांग रोज पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है, और देखते रहिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल वाले आइकन को आप पहले प्रेस कर ले। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पहले पढ़ते हैं अपन वर्गीकरण। ओके, बार इस वर्गीकरण का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, ओके, तो कोशिका अंगों को कोशिका झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वे कोशिका झिल्ली उपस्थित है या कोशिका झिल्ली उपस्थित नहीं है तो दोहरी है या एकल झिल्ली है। ठीक है, तो उस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है वो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। पहला कौन सा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं देखेंगे। फिर है आपके एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, दूसरा प्रकार ये हो जाएगा। तीसरा प्रकार हो जाएगा झिल्ली विहीन कोशिकांग। तीसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? झिल्ली विहीन कोशिकांग। और चौथा हो जाएगा अन्य। चौथा क्या हो जाएगा? अन्य प्रकार। ठीक है, तो झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकांगों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली विहीन जिसमें झिल्ली नहीं होती है, और फिर अन्य प्रकार के कोशिकांग। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों में एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है हरितलवक जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो 2 कोशिकांग ऐसे हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अब आप कहोगे सर इसके अंदर केंद्रक नहीं आया है। क्या नहीं आया है? केंद्रक नहीं आया है। तो ध्यान रखना है, इस चीज को देखना है कि केंद्रक क्यों नहीं आया है यहाँ पर। ठीक है, केंद्र को मैंने क्यों नहीं लिखा है? केंद्र को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि केंद्रक को मुख्य अंग मान लिया गया है ना। जब मैंने कोशिका की संरचना बताई थी कि कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, नंबर 2 कोशिका द्रव्य, और नंबर 3 केंद्रक। क्योंकि वहां मैंने जीव द्रव्य नहीं कहा था, कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका केंद्रक को अलग मान लिया गया है। और ध्यान रखना है यह भी एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह भी दोहरी झिल्ली युक्त ही होता है। अब अगर आप रखना चाहो इसको तो केंद्रक को भी अपन यहां पर रख सकते हैं, पर मैंने जैसा पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग में अलग लेके चल रहा था। ठीक है, अब आप इसमें इसको केंद्र को शामिल करो तो केंद्र को यहां शामिल कर लो तो केंद्रक भी इसमें हो जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो केंद्रक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में ही हो जाएगा। अब बात करें अपन एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं जिसमें एक ही झिल्ली पाई जाती है। आवरण जो होता है वो एकल ही होता है। दोहरी झिल्ली वाले में डबल झिल्ली होती है। कैसी होती है? डबल झिल्ली। तो एकल झिल्ली वाले कोशिकांगों में होता है, एक तो होता है आपके अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहते हैं। क्या कहते हैं? ER कहते हैं। एक होता है गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। ठीक है, एक होता है लाइसोसोम,
एक होता है सूक्ष्मकाय, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख कोशिकांग है, इन सब पर एकल झिल्ली पाई जाती है। सूक्ष्मकाय जिनको अपन माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज। क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज। इनको 3 भागों में बांटा गया है, या ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं माइक्रोबॉडीज। नंबर 1 परऑक्सीसोम, नंबर 2 ग्लाइऑक्सीसोम और नंबर 3 स्पेरोसोम्स या स्फेरोसोम्स, ठीक है। तो स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम, ये 3 प्रकार के होते हैं सूक्ष्मकाय, है ना, माइक्रोबॉडीज। ये सब के सब है वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। आगे बात सुन, मतलब अंतःपर्दीय जालिका, गाल्जिका, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय, फिर इसके जो प्रकार परऑक्सीसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम है, स्पेरोसोम्स है, ये सब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अब अपन बात करेंगे झिल्ली विहीन कोशिका अंगों की। तो झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है राइबोसोम। एक क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम झिल्ली विहीन कोशिकांग है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ये ऑप्शन में आता है और वहां पे आंसर में आप लिख देते हो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, मान लेते हो इसको ये झिल्ली विहीन कोशिकांग है, क्योंकि ये कण समान संरचना होती है। किसके समान? कण समान संरचना होती है ये, ठीक है। अब ये राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, हालांकि आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम और एक होता है 80S प्रकार के राइबोसोम। तो इन सब के बारे में जब अपन राइबोसोम को डिटेल से पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। अगला है आपके तारककाय। अगला क्या है? तारककाय। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इनके हिंदी अंग्रेजी सारे नाम देखेंगे जब इनको पढ़ेंगे डिटेल से। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में काम आता है। किसमें? इन सब के कार्य वगैरह देखेंगे एक एक। अब बात करते हैं अपन अन्य कोशिकांग। तो अन्य कोशिका अंगों के अंदर आ जाता है आपके एक तो सूक्ष्म नलिकाएं। क्या आ जाएगी? सूक्ष्म नलिकाएं। एक आ जाएगी रिक्तिकाएं और एक आ जाएगी कक्षाभ और पक्षमाभ। ये अन्य कोशिका अंगों के अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे बात समझ। वैसे तो ये 3 कोशिकांग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका अंगों का उनमें पाई जाने वाली झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो यह है कोशिका अंगों का वर्गीकरण, ठीक है। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में यही हमारे पॉइंट रहेंगे, ठीक है। कुछ 3-4 वीडियोस के अंदर महत्वपूर्ण कोशिका अंग पढ़ेंगे। ध्यान रखना, आगे के जो वीडियो है, आगे के वीडियो में अपन महत्वपूर्ण कोशिका अंगों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? आगे अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कोशिका अंग। सारे कोशिका अंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके आते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सारे कोशिका अंगों को संरचना के द्वारा नहीं समझेंगे। महत्वपूर्ण कोशिका अंगों की संरचना अपन पढ़ेंगे, जिनकी संरचना में से कई बार क्वेश्चन है वो बनता है, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी वालों के खोजकर्ता और उनके कार्य पढ़ेंगे। तो ये है अपना आगे का काम। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद।